हेलो स्टूडेंट, क्लास 12th मैथ्स का क्वेश्चन पेपर है सीबीएसई बोर्ड का। तो सेट 3 है, 65S3 कोड है। तो जिनका ये एग्ज़ाम हो चुका है वो अपने आंसर्स मैच कर सकते हैं, एंड जिनके एग्ज़ाम अभी होंगे उनके लिए ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है। तो अच्छी तरह से इसे प्रैक्टिस कर लेना। तो ये एक इम्पॉर्टेंट PYQ मान लीजिए, इम्पॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका सोल्यूशन। इसका सेक्शन ए और बी हमने कंप्लीट कर लिया है, तो इसके प्रीवियस वीडियो को आप चेक कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, एंड प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसमें अदर सेट्स के सोल्यूशन भी आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस की सोल्यूशंस आपको मिल जाएंगे इसके प्रीवियस पार्ट में। डिटेल सोल्यूशन होंगे, कंसेप्ट होंगे, तो आपको इजीली समझ भी आ जाएंगे। तो चेक कर लेना इसका प्रीवियस पार्ट। ठीक है, 8th क्वेश्चन में हल्का सा करेक्शन कर लेना। यहाँ पे आपको डबल डेरिवेटिव बोला था, तो डबल डेरिवेटिव में एक इसमें ना आपको क्या करना था, पहले तो ये पैरामेट्रिक फॉर्म है ना XY, तो dx/dt और dy/dt आप निकाल लोगे। देन आपको dy/dx निकालना है, तो इसको इससे डिवाइड कर दोगे, है ना, तो ये -10t आ जाएगा। फिर जब आप डबल डेरिवेटिव करोगे ना, अब तो ये डबल डेरिवेटिव करना है किसकी रिस्पेक्ट में, x की रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे तो t है ना, जब सिंगल डेरिवेटिव था तब तो हमने जस्ट इसको डिवाइड करके टी की फॉर्म में आंसर निकाला था, बट जब डबल डेरिवेटिव कर रहे हैं तो टी की फॉर्म में नहीं करेंगे, क्योंकि एक्स की रिस्पेक्ट में करना है। तो यहाँ पे 10t का सेक स्क्वायर टी तो करना है माइनस एज इट इज़, बट यहाँ पे क्योंकि एक्स की रिस्पेक्ट में करना है तो टी को आपको dt/dx करना पड़ेगा। तो इसमें करेक्शन कर लेना ज़रा सी। ठीक है, तो डबल डेरिवेटिव में आपका dt/dx कहाँ से, देखो ये dt/dx हमने यहाँ से देखो dx/dt निकाला था ना, cos t था। तो अगर मैं इसको dt/dx करती हूँ तो यानी उल्टा करना पड़ेगा, तो cos t का रेसिप्रोकल कर दो 1/cos t, क्योंकि dt/dx dx/dt का रेसिप्रोकल होगा, तो cos t का रेसिप्रोकल 1/cos t। ओके, अब सेक स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1/cos स्क्वायर t। तो ये एक तरह से cos स्क्वायर और 1 cos क्यूब हो गया, और फिर लास्ट में t की वैल्यू π/4 रखनी थी, तो t की वैल्यू π/4 रखी। तो यहाँ पे cos π/4 होता है 1/√2, और इस पे पावर 3 भी थी। 1/√2 का मतलब 1/2√2 हो जाएगा, और माइनस ऊपर है, तो ये जो नीचे वाला 1/2√2 है रेसिप्रोकल होकर 2√2 नेगेटिव में। ऑप्शन डी इसका ठीक था। तो यहाँ पे बस ध्यान रखना है कि यहाँ पे जब आप डबल डेरिवेटिव कर रहे हो तो इस टी को अब आपको dt/dx करना पड़ेगा, और dt/dx यहाँ से पुट करना पड़ेगा। ठीक है, तो आंसर -2√2 है, तो ये डी ऑप्शन का क्वेश्चन 8 का आंसर है। ये है इसका आंसर, करेक्ट कर लेना। आगे के क्वेश्चंस हमने सारे कर लिए थे, तो ये सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। अभी हम इसका सेक्शन बी भी हमने कर रखा है, सेक्शन ए और बी आपको मिल जाएगा इसके प्रीवियस पार्ट में। सेक्शन सी को कवर करेंगे। तो ये सारे सॉल्यूशंस आपको मिलेंगे। ठीक है, अदर सेट्स की सोल्यूशन भी कवर्ड है, तो आप चेक कर लेना प्लेलिस्ट को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेक्शन सी के क्वेश्चंस, 3 मार्क्स वाले। तो यहाँ पे 26 क्वेश्चन है। फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन, ये फंक्शन है, आपको बोला इंक्रीजिंग होना चाहिए, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होना चाहिए। तो जब भी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाले फंक्शन होते हैं तो इसमें हमें क्या करना होता है, ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होता है ना। तो इसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले इसका डेरिवेटिव करना है। ये fx दिया है ना, तो इसका डेरिवेटिव करना था। डेरिवेटिव तो सबको करना आता होगा। ये पावर यहाँ मल्टीप्लाई हो गई, 3 2 6, एक पावर कम हो जाती है। सेम ऐसे 9 2 18, इसमें x में एक पावर कम हो गई, 12x है तो 12 हो जाएगा। 1 का तो डिफ्रेंशिएशन करोगे 0 आएगा, कांस्टेंट का 0 होता है। अब ये जो डेरिवेटिव आता है ना, इसमें आपको दिख रहा है 6 कॉमन ले लिया, तो मैंने -6 सब में था ना, तो कॉमन ले लिया। अंदर ये x² 3x 4 6 2 12 ये आएगा, और बाहर माइनस है तो अंदर के सारे साइन चेंज हो गए। एंड डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रखना होता है। अब ये 0 है तो ये -6 वहाँ जाके 0 ही बन गया, तो यानी ये चीज़ 0। अब मिडिल स्प्लिट कर सकते हो आप इसे, तो इसके x के 2 पॉइंट आएंगे, एक आएगा -2 एक -1, क्रिटिकल पॉइंट है ये। अब इन क्रिटिकल पॉइंट को अगर मैं नंबर लाइन में शो करूँ तो ये नंबर लाइन -∞ से +∞ है। ब्रेक कहाँ पे हुई, एक -2 पे और एक -1 पे। अब -2 से -∞ का अगर कोई एक पॉइंट लो आप, -3 लो और इसमें रखो ये जो डेरिवेटिव आया आपका। तो देखिए
इसके मिडिल स्प्लिट करके x की 2 वैल्यू आई -2 -1, जो कि आपने यहाँ पे रख दी। इंटरवल 3 बन गए, एक ये और एक ये। तो अगर आप -2 से -इन्फिनिटी के अंदर का कोई पॉइंट लो, मान लो -3 लेते हो, है ना, -2 से -इन्फिनिटी में -3 को मैंने इस फैक्टर पे रखा, तो -3 + 2 माइनस आएगा, और -3 + 1 ये भी नेगेटिव आएगा। साइन बड़े नेगेटिव का है ना, तो ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव तो हो गया, नेगेटिव नेगेटिव मल्टीप्लाई होगा, पॉजिटिव हो गया। बट यहाँ पे डेरिवेटिव में रखना होता है ना, डेरिवेटिव तो ये था, तो यहाँ पे ये फैक्टर तो अगर मैं -3 रखती हूँ तो ये फैक्टर तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, बट ये तो नेगेटिव था ना, इसलिए नेगेटिव आएगा, याद रखना ये, क्योंकि डेरिवेटिव तो ये है ना पूरा। ओके, तो यहाँ रखना होता है आपको, तो ये नेगेटिव आएगा। ऐसे इसके अंदर का कोई पॉइंट इन फैक्टर्स पे रखो, तो ये देखो अगर मैं -1.5 रखती हूँ तो ये प्लस का आ जाएगा, और ये आपका नेगेटिव आ जाएगा। प्लस माइनस मल्टीप्लाई में माइनस होगा, बट ये नेगेटिव भी था तो ये प्लस हो जाएगा। सेम ऐसे ही आप इसमें करोगे तो ये नेगेटिव आएगा। तो ध्यान रखना ये डेरिवेटिव तो ये है, तो यहाँ नेगेटिव था ना बाहर, इसलिए आपको लग पॉजिटिव, ये पॉजिटिव लग रहा होगा, बट ये इसको भी तो देखना पड़ेगा ना। तो यानी कि नेगेटिव कहाँ कहाँ आ रहा है, इस इंटरवल पे और इस इंटरवल पे, और पॉजिटिव कहाँ आ रहा है, इस पे। तो यानी कि इंक्रीजिंग, फर्स्ट वाला इंक्रीजिंग तो सिर्फ इस पे है, -2 से -1 पे, है ना, और डिक्रीजिंग वाला ये 2 इंटरवल, एक ये वाला और एक ये वाला, तो यानी डिक्रीजिंग ये वाला भी है और ये वाला भी है, तो यूनियन लगा देना। ओके, तो यहाँ पे ये सेकंड का आंसर है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का, और ये इंक्रीजिंग का। आई होप सबका आंसर यही होगा, कमेंट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फाइंड करना है 27 पे, इंटीग्रेशन ऑफ √4x² - 4x + 10। तो जब भी रूट के अंदर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, डायरेक्ट फॉर्मूला होता है उसके लिए इंटीग्रेशन का। तो पहले तो आपको ना ये जो स्क्वायर रूट वाला है, इसको ना कंप्लीटिंग स्क्वायर करना पड़ता है। ये तो कंप्लीटिंग स्क्वायर सबको आता होगा आई होप। ये 2x का परफेक्ट स्क्वायर है, एंड ये हमने 2a हमें मिल गया 2x। अब मैं b क्या लूँ कि 4x बन जाए, तो b 1 लेना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी 4x बन चुका है। तो 1 जो हमने b लिया है उसका स्क्वायर प्लस करना होता है, उसका माइनस करना होता है, एंड ये 10 एज इट इज़। अब देखो यहाँ से लेके यहाँ तक, तो यहाँ तक तो फॉर्मूला बन गया a² b² -2ab, यानी a - b का होल स्क्वायर का। एंड इसको अलग से सॉल्व कर लो, -1 + 10 + के 9 आ जाएंगे, यानी इसका कंप्लीटिंग स्क्वायर करके ये आ गया, और 9 को हम 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ओके, तो ऐसे कंप्लीटिंग स्क्वायर करना आपको आना चाहिए। तो ये जो क्वाड्रेटिक होता है रूट के अंदर, कंप्लीटिंग स्क्वायर करके इस फॉर्म में लाना होता है। अब इसको आपको t मान लेना है, 2x - 1 को। तो इससे क्या होगा, जब आप डिफ्रेंशिएट करोगे t के रिस्पेक्ट में, तो 2x का तो 2 हो जाएगा, और 2dx, और इसका 1, और dt वैसे तो 2x है, t के रिस्पेक्ट में करते तो dx/dt आएगा, dt यहाँ भेज दिया, और t का कितना होता है 1, तो 2dx dt, तो dx निकाल लो, dt/2 हो जाएगा। ये करना तो आपको आता होगा, है ना। तो यहाँ पे dx को भी चेंज करना था, तो dt/2, 2 तो यहाँ ले लिया, dt/2 है तो 1/2 बाहर आ गया। तो ये t माना, t का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। अब ये आइडेंटिटी डायरेक्ट लगती है इसमें रूट वाले में, ये √x² + a² वाली। तो ये आपको आइडेंटिटी याद करनी होती है इंटीग्रेशन में, हाफ ब्रैकेट x, ये पूरा एज इट इज़, प्लस a² log के अंदर x भी आएगा और ये पूरा भी आएगा। तो इस तरीके से याद करना है। अब हाफ x क्या है मेरा, x मेरा इसमें t है ना, तो t पहले तो ये हाफ एज इट इज़, अब ये हाफ एज इट इज़, और ये वाला हाफ है ये, ठीक है, ये वाला हाफ पहले एज इट इज़, और इसका इंटीग्रेशन में ये वाला फॉर्मूला लगा दो, ये वाला हाफ एज इट इज़, इसके इंटीग्रेशन में ये वाला फॉर्मूला लगा दो, ये हाफ दोबारा आएगा। x की जगह t यूज़ करो, क्योंकि x² है तो t² है, तो t यूज़ करोगे ना, और फिर उसका ये पूरा ब्रैकेट जो है ये पूरा एज इट इज़ आ जाएगा। फिर प्लस a का स्क्वायर, a क्या है इसमें 3 है ना, a का स्क्वायर 3 है, a 3 का स्क्वायर log x की जगह t, ये पूरा ब्रैकेट जो था ये एज इट इज़, प्लस c। तो ये फॉर्मूले पे आपको खोलना है, और फिर लास्ट में t को ना आपने क्या माना था, ये माना था, तो t की जगह आपको ये रख देना है, बस और कुछ नहीं था, ठीक है। तो आंसर मैच कर लेना, आपका यही आया कि नहीं आया, ठीक है, ये फाइनल आंसर है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपका इसका चॉइस वाला क्वेश्चन था, ये इवेल्यूएट करना था, ये डेफिनेट इंटीग्रल था 0 to π, तो इसमें डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी से इस क्वेश्चन को करना था। तो यहाँ पे मेरे को 0 to π जब भी हो तो हम ये वाली प्रॉपर्टी जनरली यूज़ करते हैं। 0 to a अगर फंक्शन का इंटीग्रेशन है तो आप उसे f(a - x) कर, x की जगह a जो भी पावर यहाँ पे होगा ना लिमिट a, तो x को आप a - x से चेंज कर सकते हो, तो ये इसके इक्वली होता है, ये वाली प्रॉपर्टी लगानी थी।
तो यहाँ पे ए क्या है, पाई, तो एक्स जहाँ जहाँ एक्स है ना वहाँ पे पाई माइनस एक्स लिख दो, तो एक्स की जगह पाई माइनस एक्स, इस वाले एक्स की जगह भी पाई माइनस एक्स, इस एक्स की जगह भी पाई माइनस एक्स। तो ये आई था मेरा, तो ये भी आई आ जाएगा। अब आपको साइन की क्वाड्रेंट पता होगा, साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है, तो साइन एक्स आ जाएगा। कॉस पाई माइनस थीटा क्या होता है, वो कॉस एक्स ही होता है, और इस पर स्क्वायर है। उसके बाद आपको दिख रहा है कि ये जो साइन एक्स है इसके साथ पाई के साथ भी है और इसके साथ भी है, तो आप साइन पहले इस पाई को साइन एक्स के साथ दिया, और ये पूरा जो नीचे वाला टर्म है ये यहाँ पे दो टर्म है, देखो पाई साइन एक्स और एक्स साइन एक्स, तो पाई साइन एक्स के अपॉन में भी यही और एक्स साइन एक्स के अपॉन में भी यही पूरा, तो हमने अलग अलग कर दिया इसे। ओके, अब ये मुझे दिख रहा है ये वापस यही तो आ गया जो हमने सबसे पहले आई को माना था, है ना, ये आई यही था ना, तो इसकी जगह हम आई लिख सकते हैं ना, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, आई लिख सकते हैं। तो ये आई माइनस आई है ना, ये आई है एक तरह से, ये वही तो है जो हमने स्टार्टिंग में था, तो ये वापस आ गया ना, तो ये माइनस आई थी, आई वहाँ जाके प्लस आई हो जाएगा, ठीक है। और यही बचेगा यहाँ पे, पाई कांस्टेंट से बाहर ले लिया, साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस कर एक्स डी एक्स को सॉल्व करना है इंटीग्रेशन। अब इसमें आपको ये सब्स्टिट्यूशन लगा लो, हमने कॉस एक्स को लेट किया टी, कॉस एक्स को टी लेट किया, तो इससे डी एक्स किया तो इसका साइन एक्स माइनस का आएगा ना, डी एक्स डी टी के बराबर आ जाएगा, और ये नेगेटिव आप यहाँ से हटा के यहाँ पे लगा दो, तो ये सब्स्टिट्यूशन से होगा लेट करके, ठीक है। तो यहाँ पे 1 प्लस कॉस एक्स की जगह टी, टी पे स्क्वायर है, साइन एक्स क्या आया, साइन एक्स डी एक्स जो आया वो डी टी नेगेटिव में आया, नेगेटिव बाहर ले लिया, ठीक है। और ये आई 2 आई था ना, तो ये 2 आई जो यहाँ 2 आना था वो हमने डिवाइड में ले लिया। ओके, अब ये फिर से एक फॉर्मूला बन गया 1/t, 1/1 प्लस टी स्क्वायर डी टी क्या होता है, ये इंटीग्रेशन लगा हुआ है इस पर, ठीक है। तो ये आइडेंटिटी होती है 1/1 प्लस टी स्क्वायर, टेन इनवर्स टी होता है इसका इंटीग्रेशन। ओके, ये टी है ना, टेन इनवर्स टी, और फिर इस पर लिमिट क्या है 0 to पाई, 0 to पाई। अच्छा ये ध्यान रखना, अच्छा अब 0 to पाई नहीं है, अब ये 1 से -1 चली जाएगी, क्यों, क्योंकि अगर मैंने x को पाई रखा है यहाँ पे, कॉस पाई कितना होता है, कॉस पाई -1 होता है, -1 होता है ना, तो पाई नहीं रहेगा अभी यहाँ। अगर ये टी की फॉर्म में चेंज किया तो इस लिमिट को भी तो टी की फॉर्म में लाना पड़ेगा, तो कॉस एक्स की जगह पाई रखा तो कॉस पाई -1 आ जाएगा यहाँ पे, और अगर 0 रखा तो कॉस 0 कितना होता है, कॉस 0 आपका 1 होता है, तो इसलिए नीचे वाली लिमिट 1 हो जाएगी, यानी लिमिट 1 से -1 हो गई जब ये टी पे चेंज किया था आपने। अभी टेन इनवर्स टी का पहले अपर लिमिट लगाओ, टेन इनवर्स टी की जगह -1, फिर माइनस, फिर टेन इनवर्स टी की जगह +1 लगाओ, ठीक है। अब ये टेन इनवर्स 1 का फॉर्मूला, टेन इनवर्स 1 कितना होता है π/4, नेगेटिव इसका साइन लगेगा, टेन इनवर्स 1 भी π/4, ये माइनस एज इट इज़, दो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गए, तो ये -2 π/4, और ये -π/2 से ये 2 कट गया, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, π² 4 आंसर है। किस किस बच्चे का ये आंसर आया है कमेंट करना, इस वाले इंटीग्रेशन का, इसका जो सेकंड पार्ट है इंपॉर्टेंट होता है ये क्वेश्चन, ठीक है। π² 4 इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 28, इफ़ यूनिट वेक्टर, ए यूनिट वेक्टर है, बी यूनिट वेक्टर है, सी, ये जो यूनिट वेक्टर है यूनिट वेक्टर से ये, ठीक है। यूनिट वेक्टर मतलब इनके मैग्नीट्यूड 1 है, ओके। और इस कंडीशन दी है ए यूनिट वेक्टर डॉट बी यूनिट वेक्टर बराबर है ए यूनिट वेक्टर डॉट सी यूनिट वेक्टर, और इन दोनों का डॉट जो प्रोडक्ट है वो 0 के बराबर है। एंगल जो है इन दोनों बी एंड सी के यूनिट वेक्टर का π/6 है। प्रूव करना है कि यूनिट वेक्टर ए इसके बराबर होना चाहिए, तो इस ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ही होता है। तो यहाँ पे ये तीनों यूनिट वेक्टर यानी इनके जो मैग्नीट्यूड्स है वो 1 1 है ना, मैग्नीट्यूड कितना होगा यूनिट वेक्टर का 1 होगा, और कंडीशन क्या दी है ए यूनिट वेक्टर डॉट बी 0, तो कब डॉट 0 होता है, जब ये यूनिट वेक्टर ए बी यूनिट वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा। सेम ऐसी इसके लिए भी कंडीशन कब होगी, जब ये परपेंडिकुलर होगा, है ना। अब इसका मतलब ए बी के भी परपेंडिकुलर है और ए सी के भी, तो यानी ए आपका बी के भी परपेंडिकुलर है और सी के भी परपेंडिकुलर है ना। तो यानी कि ये ए कह सकते हो कि ये बी क्रॉस सी, जब ये दोनों के परपेंडिकुलर है तो ए पैरेलल होगा बी क्रॉस सी के, और साथ में कुछ स्केलर पार्ट है ना। तो जब भी ए
डी के भी परपेंडिकुलर, सी के भी, तो यानी ए जो है इनके क्रॉस प्रोडक्ट के क्या होता है, पैरेलल, और कुछ स्केलर पार्ट भी लेना पड़ता है, यानी कि ये कंडीशन मैं लगा सकती हूँ। अब तो यहाँ पे अगर ये पैरेलल है दिस, तो इनके मैग्नीट्यूड लगाओ, तो ये इक्वल होगा दिस, है ना, इनके जो मैग्नीट्यूड है इक्वल होंगे इन सब के मैग्नीट्यूड के। अब मैग्नीट्यूड ए का कितना है 1 एंड एम मैग्नीट्यूड स्केलर पार्ट का मैग्नीट्यूड। अब क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला आपको आता होगा, क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला होता है इसका मैग्नीट्यूड बी का एंड सी का, एंड साथ में साइन थीटा, थीटा कितना है इनके बीच में, बी एंड सी के बीच में π/c गिवन है वो क्वेश्चन में, ठीक है। अब इनका ये यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड मैंने बोल दिया था 1 होता है स्टार्टिंग में ही ना, एंड ए का भी 1 है, सी का भी 1 है, तो इसकी जगह 1, इसकी जगह 1, साइन π/6 की वैल्यू हाफ होती है। अब आपको ये निकालना है, तो ये हाफ यहाँ जाके यहाँ डिवाइडेड तो 2 मल्टीप्लाई हो गया है ना, तो इसका मैग्नीट्यूड जो है, अगर इसका मैग्नीट्यूड 2 आया है तो ये मॉडुलस हटेगा, तो ये आंसर जो आएगा प्लस माइनस दोनों में आएगा, है ना। तो यानी यहाँ पे इक्वेशन 1 में अगर मैं m की जगह ये रख दूँ तो ए यही आ जाएगा, यानी ये प्रूव करना था आपको, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन प्रूव करना था, ठीक है। नेक्स्ट देखो 29 LPP सॉल्व करनी थी। LPP आई होप सबको ही आती होगी, मैं जस्ट इसके जल्दी जल्दी आंसर्स ग्राफ के पॉइंट्स डिस्कस कर लेती हूँ, एंड ऐसा ग्राफ बनना था कुछ। तो यहाँ पे सबसे पहले ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन गिवन था 29 क्वेश्चन में, ये कॉन्स्टेंट्स गिवन थे, कॉन्स्टेंट की मैंने वैल्यूज़ निकाली, ये रखनी तो आती होगी, पहले x0 रखो तो y2 आ गया, फिर y0 रखो तो x8 आ गया, सेम ऐसे इनमें करना है। अब मैंने इनमें ट्रू फॉल्स चेक किया, तो ये 0 0 रखा, 0.00, तो ये 0, ये भी 0 आया, ये भी 0 आया, तो 0 < 8 यस ट्रू है। तो जो इसका ग्राफ है, जो भी एक पॉइंट को प्लॉट करके ये 3 ग्राफ आएंगे ना, एक ये आएगा, ये मैंने लिख दिए, ठीक है, एक ये आएगा, एक ये आएगा, तो सब में ना ट्रू ही आ रहा है, तो यानी सबके जो शेडिंग होगी वो टूवर्ड्स ऑरिजिन होगी, टूवर्ड्स ऑरिजिन, ठीक है, तीनों की शेडिंग। तो ये ऐसे ही ग्राफ बनाना था, x + 4y = 8 का यहाँ से जाएगा, इसका यहाँ से जाएगा, और इसका यहाँ से जाएगा, और शेडिंग करोगे ना तो ये वाला कॉमन रीजन आ जाएगा, ये वाला तीनों में आ रहा है, ये टूवर्ड्स ऑरिजिन आएगा, सब में ट्रू है ना, 0 0 पे चेक किया तो सब पे ट्रू आ रहा है, तो यानी टूवर्ड्स ऑरिजिन। तो ये 4 कोऑर्डिनेट्स आएंगे आपके पास, ये एक तो आएगा 0 2, एक आएगा 0 0, एक आएगा 3 0, और ये वाला कोऑर्डिनेट ना आप निकाल सकते हो कौन सी 2 लाइन इंटरसेक्ट कर रही है। वैसे ये ना करेक्ट पूरा नहीं आ रहा है, पॉइंट में आ रहा है कुछ समथिंग, तो यानी इस वाली लाइन को देखो, ये वाली लाइन है, और इस वाली लाइन को देखो तो ये वाली लाइन, यानी इन दोनों का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वो आपको निकालना था। अगर आपको डायरेक्ट पता नहीं चल रहा कितनी वैल्यू आ रही है, तो आप इन दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाल सकते थे। तो मैंने निकाला इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट, दोनों को एलिमिनेशन से सॉल्व किया, इस वाली इक्वेशन को और इसको। तो ये y तो मेरा आ रहा है 15/11, आप चेक करना, कमेंट करना ये आया कि नहीं आपका आंसर। एंड फिर x, इसी में y की वैल्यू रख दी, तो हमारा x आ रहा है 28/11। तो यहाँ पे 4 पॉइंट आएंगे, एक आएगा 202, और एक आएगा 30, एक आएगा 00, और एक आएगा 15/11 और 28/11। फिर इन चारों पॉइंट को आपको ऑब्जेक्टिव फंक्शन 2x + 3y में रख के देखना था, 2x + 3y, तो ये तो आएगा 6, और ये वाला आएगा 2 3 + 3 0, ये भी 6 आ रहा है, 0 0 तो 0 ही आ जाएगा, एंड ये वाला पॉइंट रखा तो ये 101/11 आ रहा है। तो इन्होंने बोला सबसे मैक्सिमम पूछा है ना, मैक्सिमाइज़, तो मैक्सिमाइज़ में 6 ये 6 से ज़्यादा आ रहा है, देखो 11 9 ज़ा 99, 9 पॉइंट समथिंग आ रहा है, ये 11 9 ज़ा 99, 9 2 11 9.1 समथिंग, यानी ये वाला जो पॉइंट है ये मैक्सिमाइज़ कर रहा है, तो ये आंसर है। अब कमेंट करना कि ये आपका आया नहीं, मैंने इंटरसेक्टिंग पॉइंट के हिसाब से निकाल लिया कि ये दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट ये है, तो इस हिसाब से आंसर ये वाले पॉइंट पे आना चाहिए, इतना, ठीक है। तो कमेंट करना सब बच्चों का जिनका आंसर ये आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 30 क्वेश्चन आपका प्रोबेबिलिटी बेस्ड है।
4 स्टूडेंट है क्लास 12 के, उनको प्रॉब्लम को सॉल्व करना है इंडिपेंडेंटली, यानी इंडिपेंडेंटली सॉल्व करने वाला इंडिपेंडेंट वाला इवेंट वाला क्वेश्चन है ये, ठीक है। अब अगर वो सॉल्व कर लेते हैं प्रॉब्लम तो उनके चांसेस है एक इसके इतने हैं, इसके इतने, इसके इतने, इसके इतने हैं, चारों के चांसेस दिए हुए और इंडिपेंडेंट इवेंट है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी निकालो, एटमोस्ट वन ऑफ देम विल सॉल्व द प्रॉब्लम, एटमोस्ट एक जो है उनमें से प्रॉब्लम को सॉल्व कर दे। तो एटमोस्ट वन का मतलब एक, या तो एटमोस्ट वन का मतलब या तो एक ही करेगा बाकी नहीं करेंगे, जैसे ये करेगा तो ये नहीं करेंगे, ये करेगा तो ये नहीं करेंगे, ये करेगा तो ये नहीं करेंगे, ये करेगा तो ये नहीं करेंगे। तो या तो एक नहीं करेगा या एटमोस्ट का मतलब कोई भी नहीं करेगा, यानी चारों ही नहीं करेंगे, है ना। एटमोस्ट का मतलब क्या होता है, एक भी कर सकता है प्रॉब्लम, एटमोस्ट वन एक करेगा बाकी ना करे, है ना, या फिर कोई भी ना करे। एटमोस्ट जब भी होता है तो एक या उससे कम, है ना, तो या तो कोई भी नहीं करेगा। तो इसके लिए आपको इंडिपेंडेंट इवेंट में आपको पता है चारों की प्रोबेबिलिटी दी हुई है सॉल्व करने की, तो इसको EFGH मान लो चारों को। तो E की प्रोबेबिलिटी दी है, F की दी है, G की दी है, H की दी है। हमने इनके नॉट वाली प्रोबेबिलिटी भी निकाल लेनी है। कैसे निकालते हैं नॉट वाली, 1 में से इसको माइनस कर दो तो हाफ, इसमें को 1 में से माइनस करो तो ये आएगा, इसको 1 में से माइनस करो ये आएगा, इसको 1 में से माइनस करो ये। तो एटमोस्ट वन सॉल्व द प्रॉब्लम का मतलब या तो कोई भी नहीं करेगा, या तो कोई भी नहीं करेगा, यानी कि कोई भी नहीं करेगा मतलब E नॉट इंटरसेक्शन F नॉट इंटरसेक्शन G नॉट इंटरसेक्शन H नॉट। तो एटमोस्ट का मतलब या तो कोई ना करे या एक करे। एक तो एटमोस्ट बन गया, कोई ना करे तो ये वाली ले ली, एक करेगा मतलब या तो E करेगा बाकी नहीं करेंगे, तो E लिया और इनके नॉट लिए, या फिर F नहीं करेगा बाकी नहीं करेंगे, या G करेगा और बाकी नहीं करेंगे, या फिर EFG तो नहीं करेंगे बट H करेगा, ठीक है। तो ये कोई एक करेगा। अब आपको पता है इंडिपेंडेंट इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी, अगर इंटरसेक्शन हो इंडिपेंडेंट इवेंट हो तो आप इन सब का प्रोडक्ट लेते हो ना, तो इन सब का प्रोडक्ट आ जाएगा। इस वाले को खोलो, इस प्रोबेबिलिटी का इंडिपेंडेंट का फॉर्मूला लगाओ, इसका प्रोडक्ट, इसका प्रोडक्ट, इसका प्रोडक्ट, इसका प्रोडक्ट, ओके। सेम ऐसे इस पर भी इंडिपेंडेंट लगाओ, क्योंकि EFGH अगर इंडिपेंडेंट है तो इनके नॉट भी इंडिपेंडेंट ही होते हैं, तो इस पर भी इंडिपेंडेंट वाला फॉर्मूला लग जाएगा। तो इन सबको प्रोडक्ट में ले लो, इन सब की प्रोबेबिलिटी, ठीक है। E की तो होने वाली है और इनकी ना होने वाली है। सेम ऐसे इसके लिए भी करना था आपको, इसके लिए भी करना था और इसके लिए भी करना था, क्योंकि क्वेश्चन इंडिपेंडेंट इवेंट वाला है ना। अब इन सब की वैल्यूज़ रख दो, ये सब वैल्यूज़ हमने निकाल रखी है ना, इस वाले में यहाँ से यहाँ तक में वैल्यूज़ लगा दो। E नॉट की प्रोबेबिलिटी कितनी थी, हाफ, ठीक है। फिर F नॉट की भी 2/3, G नॉट की 1/3, H नॉट की 2/5। तो ऐसे करके हमें इनकी सारी वैल्यूज़ लगा दी है हमने। इसकी जगह हाफ रख दिया, इसकी जगह 2/3 रख दिया, इसकी जगह 1/3, 4/5। तो ये तो 0 वाली है जिसमें कोई भी नहीं करेगा, और फिर ये वाले रख दो, इसकी होने की बाकी की नहीं होने की प्रोबेबिलिटी रख दी। सेम ऐसे इसमें भी रख दो, इसमें भी रख दो, इसमें भी रख दो, ठीक है। फिर तो इन चारों को सॉल्व करो, 2 से 2 कट गया, ये बचा 4, 3 या 9/5 या 45। सेम ऐसे इसमें 2 से 2 कटा, ये भी 4/45 ही आएगा। सेम ऐसे इसको करो, इसमें 2 से ये वाला 4 कटा तो 2/45। इसको करो, 2 से 2 कटा, 2 4 8/45, एंड इसमें 2 से 2 1/45, एंड 45 सब में डिनोमिनेटर सेम आया तो सबको ऐड कर दो। तो ये फाइनल आंसर है। किस किस बच्चे का आंसर मैच कर रहा है कमेंट करना। अगर इस क्वेश्चन में एटमोस्ट ना होता, अगर बोलता सभी सॉल्व करेंगे, तब क्या करते। अगर ये क्वेश्चन होता, कई बार ये वाला क्वेश्चन भी आता है, अगर सभी सॉल्व करें तो सभी सॉल्व का मतलब पहले आप ये वाला निकाल लो, कोई भी सॉल्व ना करे। कोई भी सॉल्व कितना है 4/45, और कब सभी सॉल्व करें तो 1 में से 4/45 को तब आप माइनस कर देना, तो 41/45 सभी सॉल्व करेंगे तो इतनी आएगी। बट एटमोस्ट वन में ऐसे करना था, समझ आ गया। अगर सभी सॉल्व करेंगे तो फिर ऐसे करना था कि नॉट कोई भी सॉल्व ना करे और फिर 1 में से उसको माइनस कर दो, ओके। तब ऐसे करना था इस क्वेश्चन को। अभी एटमोस्ट वाला तो आंसर 19/45 किस किस बच्चे का आया कमेंट ज़रूर कर देना, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसका चॉइस वाला क्वेश्चन था। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आपको ऐसे फॉर्म में दिया था, टेबल फॉर्म में। तो ये इसमें क्या है, अगर आपको प्रोबेबिलिटी के की फॉर्म में होती, यानी ये चीज़ प्रोबेबिलिटी के केस में
यहाँ होती नीचे, ये वाली लाइन यहाँ होती, तो आप कैसे करते, के को कैसे सॉल्व कर लेते, इन सब का सम 1 करके बराबर रख देते, इनको प्लस करो और 1 के बराबर करो तो के वहीं से आ जाता। बट कई बार ज़्यादातर बच्चे मुझे लग रहा है ऐसे ही करके आए होंगे। बट यहाँ ध्यान रखने वाली बात है, ये एक्स दिया हुआ है इस फॉर्म में। अगर मैं कह रही हूँ ये लाइन नीचे होती, यहाँ पी एक्स में होती, तब आप कर सकते थे के को ऐसे सॉल्व कि इनको प्लस करके बराबर 1 करो, के की वैल्यू निकल जाती। बट यहाँ नहीं करना था ऐसे। यहाँ पे आपको ना एस्टिमेशन दिया हुआ था, एस्टिमेशन मतलब मीन दिया हुआ था इसका, तो मीन के फॉर्मूले से आपको के निकालना था। ठीक है, तो मीन कैसे निकलता है, जब भी आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल दिया होता है तो आप पहले से ऐसे अरेंज कर लो एक्स को पी एक्स को। अब मीन निकालने के लिए आपको एक्स को पी एक्स से मल्टीप्लाई करना होता है, तो 1 को हाफ से किया हाफ, 2 को 1/5 से 2/5, इसको इससे किया, इसको इससे किया, 2 के को 10 से करूँगी तो ये को मल्टीप्लाई करना ऊपर नीचे कट जाएगा, तो ये k/5 आ जाएगा, ये 3k/25 आ जाएगा, ये 5 से 5 कट गया तो 5k/5 आ गया, है ना। अब हमें एस्टीम जब भी एस्टिमेशन या फिर मीन करना होता है तो हम क्या करते हैं, ये सारा जो टोटल है ये फॉर्मूला होता है, एक्स पी एक्स का जो भी टोटल होता है वही हमारा ई है, ई होता है ना, ई एक्स। ओके, तो ये कैसे आता है, पी एक्स का जो भी टोटल होगा उसको लेके, और ये गिवन है आपको क्वेश्चन में, तो ये सबको हमने टोटलिंग कर दी, हाफ प्लस 2/5 प्लस ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये। ओके, अब इसमें इनका एलसीएम ले लो, 2 5 25 5 25 का 50 आएगा। अब ये फ्रैक्शंस तो आपको सॉल्व करने आते होंगे, 2 में 50 25 तो ये 25 आ जाएगा, 5 में 50 10 पे तो ये 2 10 20 आ जाएगा। ऐसे करके सबको कर लिया। अब 5 के 3 के 5 के ये 13 के हो गए, और ये नंबर्स टोटल किए तो 69 हो गए, एंड ये क्रॉस मल्टीप्लाई से 50 हो गया। तो यहाँ पे के लिए सॉल्व करोगे तो 69 माइनस हो जाएगा। इसके बाद माइनस करके 78 आएगा, एंड के निकालोगे 13 से डिवाइड करोगे 6 आएगा। के की वैल्यू 6 किस किस बच्चे क्या, ये कमेंट ज़रूर करना। तो के इसका 6 आएगा। उसके बाद आपको सेकेंड क्वेश्चन भी दिया था इसमें कि पी एक्स लेस देन 4 पे निकालो। तो एक्स लेस देन 4 का मतलब एक्स की वैल्यू लेस देन 4 लेनी है, तो ये लेस देन 4 में, और इक्वल भी 4 है ना, इक्वल भी है तो 4 वाली भी लेनी है और ये वाली भी लेनी है, 4 और 4 भी लेना है, इक्वल लगा है, और लेस भी लेना है, यानी ये और ये तीनों प्रॉपर्टी का टोटल करना था आपको। ठीक है, तो ये तीनों को लेना था, टोटल करना था एलसीएम वेलसीएम लेके। तो 41/50 इसका आंसर था। तो कमेंट करना किस किस बच्चे का ये आंसर आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 31 जनरल सोल्यूशन का था, डिफरेंशियल इक्वेशन का आपको जनरल सोल्यूशन निकालना था। तो ये जनरल सोल्यूशन निकालने के लिए आपको इसको वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म से सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, तो इसमें हमने पहले तो क्या किया, ये dy है, तो ये डी या तो आप dx से दोनों तरफ डिवाइड कर दो। तो dx से डिवाइड करोगे तो यहाँ तो dx कट जाएगा और यहाँ dx आ जाएगा। ओके, अब आपको दिख रहा है ये xy है और ये एक्स dy/dx है। ये एक्चुअल में ये उससे होगा, लीनियर वाली फॉर्म है ये। dy/dx सेपरेट किया तो x नीचे चला गया। अब आपको दिख रहा है dy/dx अगर सेपरेट होता है तो ये वाली फॉर्म बनानी होती है ना, dy/dx प्लस py = q। तो ये फॉर्म बनाने के लिए x से पहले ये 2 टर्म है, ये 1 है, तो इसको इससे भी डिवाइड करो, इससे भी डिवाइड करो। तो इससे डिवाइड करोगे 2x आएगा, इससे डिवाइड करोगे y/x आएगा। अब मेरे को ये फॉर्म देनी है, तो dy/dx के साथ y वाला टर्म ले आओ, यहाँ पे ले आओ, ये प्लस है तो यहाँ माइनस, और ये एज इट इज़ रहने दो। अब ये फॉर्म बनानी है तो y को अलग कर दो तो 1/x बचता है ना, तो आपका p तो 1/x और माइनस में है, और q आपका 2x है। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालोगे तो e इंटीग्रेशन इस वाली फॉर्म का p dx होता है। p क्या आया, -1/x एंड dx। 1/x का इंटीग्रेशन, माइनस को आप बाहर ले लो, तो ये माइनस अगर बाहर ले लूँ तो 1/x का इंटीग्रेशन होता है log x, और ये नेगेटिव यहाँ है। अब log की एक प्रॉपर्टी होती है कि log पे जो ये पावर होती है ना, ये पावर आप यहाँ पे इस साइड भेजोगे तो ये ऊपर आ जाएगी, यानी कि log x पे ये -1 यहाँ आगे की जगह ऊपर आ जाता है। ठीक है, तो ये हमने ऊपर भेज दिया। अब e और log जब भी एक साथ होते तो e और log कैंसिल, तो ये बचेगा बस x इनवर्स का मतलब 1/x। ओके, तो जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है वो 1/x आएगा। किस किस का आया कमेंट करना। उसके बाद फॉर्मूला लगा दो, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटीग्रेशन q, इंटीग्रेटिंग फैक्टर का मल्टीप्लाई करके उसका इंटीग्रेशन करना है, प्लस c। y एज इट इज़ इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1/x, q कितना था 2x था ना आपका, एंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1/x, तो x से x कट गया, तो 2dx का आपको इंटीग्रेशन करना है। 2dx का इंटीग्रेशन 2x आ जाएगा, एंड साथ में c, एंड ये y 1/x मतलब y/x। अब आप चाहो तो यहीं छोड़ दो, या
2x को इधर ला के माइनस की फॉर्म में ले आओ। तो ये आपका आंसर है। ठीक है, तो कमेंट करना किस किस का आंसर ये आया। नेक्स्ट देखो, इसका चॉइस वाला क्वेश्चन था। इसमें आपको डिफरेंशियल इक्वेशन y/x वाली को सॉल्व करना था और पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालना था जिसमें y की वैल्यू और x की वैल्यू गिवन थी। तो जब भी ऐसे y/x वाले क्वेश्चन आते तो इसको आपको होमोजीनियस फॉर्म से करना होता है। ठीक है, क्योंकि ये होमोजीनियस इक्वेशन है तो आपको इसे कैसे करना है, y = vx वाले तरीके से। तो यहाँ पे हमने क्या करना होता है, पहले तो dy/dx को सेपरेट कर लिया, ये सारे टर्म इधर चले गए, ये माइनस था तो प्लस में आ गया और ये प्लस था तो ये माइनस में आ गया। अब आपको y vx रखना है, तो y अगर vx है तो यहाँ से y/x निकाल सकते हो ना, x नीचे आ गया तो y/x v के बराबर आ गया। तो इसमें हम रखेंगे इक्वेशन 1 में मतलब y/x की जगह तो v रखेंगे इसमें, और साथ में इसका डेरिवेटिव ले लो। तो y का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में लोगे तो dy/dx, इसमें प्रोडक्ट रूल लग गया। v एज इट इज़ x का किया 1 और फिर x एज इट इज़ v का किया तो dv/dx, तो ये आ जाता है। और इस dv/dx की जो वैल्यू आई है इसको हमने फर्स्ट इक्वेशन में पुट करना है इसमें। तो dy/dx की जगह हम क्या रखेंगे, ये रखेंगे। तो यहाँ पे dy/dx की जगह ये रख दिया, y/x की जगह v रख दिया, ये निकाला था ना इसी की हेल्प से, इसकी जगह हमने v रख दिया, cosec y/x की जगह v रख दिया। ओके, अब इसमें v वाला या तो यहीं पे काट दो, नहीं तो ये v प्लस है तो यहाँ के माइनस करके काट दो, x dv/dx माइनस cosec v। उसके बाद हमें सेपरेबल फॉर्म बनानी है, यानी dv को तो v के साथ लेना है और x को dx को x के साथ। तो dv को तो ऊपर ही रखेंगे, ये cosec v नीचे आ जाएगा। ऐसे ही dx नीचे है तो इसको यहाँ पे जो ये नीचे नहीं होना चाहिए ना, dv और dx ऊपर होने चाहिए। तो यहाँ dx को नीचे से ऊपर लाना है, इस साइड लाओगे तो ये डिवाइड में मल्टीप्लाई में आ गया और ये नीचे चला गया, यानी x वाले अलग कर दिए, v वाले अलग कर दिए। ठीक है, अब ये जो नेगेटिव यहाँ था ना कॉसेक का, मैंने यहाँ ना लेके यहीं पे दे दिया। ठीक है, इधर ही रहने दिया। अब इंटीग्रेशन कर दो दोनों साइड पे, तो ये 1/cosec को आप साइन लिख सकते थे ना, 1/cosec का मतलब साइन होता है, साइन v dv, और इंटीग्रेशन लगा दिया और dx/x पे नेगेटिव को बाहर ले लिया, इसका भी इंटीग्रेशन कर दिया। dx/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x, बाहर माइनस है, एंड साइन v का माइनस cos v होता है। अब आपको पता है जब log दोनों साइड होता तब तो मैं यहाँ log c लिखती, बट क्योंकि यहाँ नहीं है तो मैं c ही लिखूँगी। ठीक है, अब